ओके बच्चों, चलिए तो जो होमवर्क में जो सवाल दिया था आपको वो हम लेते हैं यहाँ पे। तो क्या बोला उसने, 220 वोल्ट इनपुट इज़ सप्लाइड टू अ ट्रांसफार्मर। यानी ये जो 220 वोल्ट वाला जो है वो इनपुट वोल्टेज है। इनपुट यानी प्राइमरी वोल्टेज यानी ईपी। सो ईपी इज़ नथिंग बट 220 वोल्ट। ठीक है। द आउटपुट सर्किट ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। आउटपुट सर्किट ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर यानी ये सेकेंडरी वाला करंट है। आउटपुट करंट जो है ना वो 2 एम्पियर है, यानी सेकेंडरी वाला एट 440 वोल्ट। यानी कि आउटपुट वाला जो वोल्टेज है वो 440 वोल्ट है। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ 80%, तो एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 80%, यानी कि 0.8। तो फिर उसने क्या पूछा है कि द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग, यानी इनपुट करंट पूछा है, यानी आईपी उसने पूछा है। तो इस तरफ मैंने इनपुट लिखा है लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे मैंने आउटपुट लिखा है। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये आईपी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इज़ी, आराम से कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, हमको पता है कि एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या होगा, सेकेंडरी वाला, और इनपुट पावर क्या होगा, प्राइमरी वाला। ठीक है। अब यहाँ पे जो डेटा दिया है वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एफिशिएंसी इज़ 0.8 एंड ई एस इज़ 440, आई एस इज़ 2 एम्पियर। सब कुछ ऐसा यूनिट में दिया है तो यूनिट की कोई चिंता करने की बात नहीं है। और ये आईपी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 222 से कट जाएगा, ये देखिए डिस्टेंस है ना, और 2 2 4। तो आईपी क्या हो जाएगा, आईपी हो जाएगा 4/0.8। ये डेसिमल हटाओ, ऊपर 0 दे देते हैं, और ये 4 2s, ये 4 10s, और ये अल्टीमेटली 5 आ गया। ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट आईपी यानी इनपुट वाला जो करंट है, प्राइमरी करंट, वो कितना होगा, 5 एम्पियर होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन डी मैच कर रहा है, 5 एम्पियर। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो पॉज करके कॉपी भी कर सकते हैं। आपने जो सोल्यूशन निकाला है उससे आप क्रॉस चेक कर लें, आपका आंसर यही आया था कि नहीं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये हमारा अगला सवाल, इसमें उसने बोला है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैव 50 एंड 1500 टर्न्स रेस्पेक्टिवली। यानी कि प्राइमरी में जो टर्न्स हैं वो कितने टर्न्स हैं, 50 टर्न्स हैं, और सेकेंडरी में जो टर्न्स हैं वो कितने हैं, सेकेंडरी वाला मैं इधर लिख देता हूँ। सेकेंडरी में जो टर्न्स हैं वो हैं 1500। इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल इज, ये फ्लक्स है, फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल, यानी ये 5p है, वो है 5 प्लस 4t। ये बेसिकली प्राइमरी फ्लक्स है। वेयर फाई इज़ इन वेबर्स, टी इज़ टाइम इन सेकेंड्स, एंड 5 इज़ अ कांस्टेंट। तो ये जो 5 हमें दिख रहा है ये क्या है, एक कांस्टेंट है। द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज़, है ना, यानी हमें निकालना क्या है, आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी हमें निकालना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें ईपी भी नहीं पता, यानी प्राइमरी वाला जो वोल्टेज है वो भी हमें नहीं पता, और सेकेंडरी वाला तो खैर हमें निकालना ही है। ठीक है ना। तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखिए, एक तो हमें पता है कि E इज़ इक्वल टू d∅/dt, ये हमें मालूम है। ठीक है। वैसे तो माइनस भी होता है वहाँ पे, पर अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें तो d∅/dt। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा बोलें, अगर मैं यहाँ पे P लिखूँ तो यहाँ पे भी P लिखूँगा, तो इस तरह से ये वाली वैल्यू जो है ये उठा के हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और वहाँ से EP निकाल सकते हैं। तो चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। ये d/dt ऑफ 5 प्लस 4t। अब ध्यान रहे कि 5 यहाँ कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा।
तो ये हो गया 0 और ये 4 और ये d/dt ऑफ t, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो ये 0 + 4 = 4। तो EP क्या आ गया, EP हमारा आ गया 4 वोल्ट। लेकिन ये हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना तो ES है। तो ES हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको मैं फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। हमने पढ़ा था कि EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, यानी EP/ES = NP/NS, है ना। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे सब कुछ हमें मालूम है, तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ ES/EP = NS/NP। अब यहाँ पे सब कुछ हम पुट कर देते हैं। EP 4 वोल्ट है, तो ये ES/4, NS और NP, NS 1500, NP 50, 1500/50। दैट्स इट। सॉल्व करते हैं। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया और ये 5 30 और ये ES हमारा निकल के आ जाएगा 120 वोल्ट। दैट इज़ आवर आंसर। ऑप्शंस क्रॉस चेक करते हैं। 120 वोल्ट, हाँ, पहला वाला ऑप्शन हमारा है सही जवाब। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया। और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था इसमें, और वो ट्विस्ट ये था कि इसमें मतलब EP जो है वो हमें डायरेक्टली नहीं दिया था, थोड़ा घुमा फिरा के दिया था। हमें इस तरह से जो है उसको डिफ्रेंशिएट करके फाइंड आउट करना पड़ा। ठीक है, पर ओवरऑल जो है ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो पॉज करके कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी के साथ साथ EMI हमारा फिनिश हो गया स्टूडेंट्स। EMI की थियरी भी मैंने आपको पढ़ा दी और थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको करवा दिए। इसके अलावा अगर कुछ आपको डाउट्स रहे तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और अब हम जो है शुरू करेंगे AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ओके। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AC भी बोलते हैं, क्या होता है एक ऑल्टरनेटिंग करंट, आइए उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले हम। तो डेफिनेशन ये कहती है कि अ करंट विच वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी एक ऐसा करंट जो कि वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, पीरियोडिकली चेंज कर रहा है विथ टाइम। यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, उसका मैग्नीट्यूड बदलता रहता है समय के साथ, है ना। ना सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बल्कि उसका डायरेक्शन भी समय के साथ बदलता रहता है, पीरियोडिकली बदलता रहता है। मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे उसका मैग्नीट्यूड ही बदलता है, उसका डायरेक्शन भी बदलता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसी करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स नहीं है, दोनों बदलते रहते हैं समय के साथ पीरियोडिकली। ठीक है, अच्छा, तो अब किसी भी करंट को ऑल्टरनेटिंग कहलाने के लिए, देखिए करंट भी ऑल्टरनेटिंग हो सकता है, वोल्टेज भी ऑल्टरनेटिंग हो सकता है। करंट और वोल्टेज, देखो वोल्टेज समय के साथ बदलता रहेगा, तभी तो करंट भी समय के साथ बदलता रहेगा ना। तो ये चीज़ है। तो पहले एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्रिएट होता है और उस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट, दोनों का बिहेवियर सेम है, दोनों बदलते हैं समय के साथ, है ना। तो 3 कंडीशंस हैं किसी भी करंट को या वोल्टेज को ऑल्टरनेटिंग कहलाने के लिए। किसी भी करंट या वोल्टेज को ऑल्टरनेटिंग कहलाने के लिए 3 कंडीशंस हैं, और वो 3 कंडीशंस क्या क्या हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि एम्पलीट्यूड शुड बी कांस्टेंट, यानी वोल्टेज हो या करंट हो, अगर उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो पहली शर्त तो ये कि उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो AC कहलाएगा। दूसरा ये है कि ऑल्टरनेट हाफ साइकिल शुड बी पॉजिटिव एंड अदर हाफ नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऑल्टरनेट साइकिल्स होनी चाहिए उसके अंदर में। ठीक है, और नंबर 3 क्या है, नंबर 3 ये है कि इट शुड कंटिन्यूसली चेंज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी समय के साथ बदलता रहना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी समय के साथ बदलता जाना चाहिए पीरियोडिकली, यानी इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम उसका बदलता रहना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई जो करंट करेगा उसी को हम ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये अलग अलग टाइप के ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो
पहला आपको दिख रहा है, इसको हम साइनोसोडल वेव फॉर्म लिखा है, जैसे यहाँ पे वेव फॉर्म बोलिए या एसी बोलिए, इसको हम साइनोसोडल ऑल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं। दूसरे वाले को हम ट्रायंगुलर ऑल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं, तीसरे वाले को हम स्क्वायर ऑल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं, और चौथे वाले को हम सॉ टूथ ऑल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पहला वाला हम देखते हैं, साइनोसोडल ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, ये देखिए एम्पलीट्यूड आपको ना कांस्टेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड दिख रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा कि कभी एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जा रहा है फिर कभी कम हो जा रहा है एंड फिर कभी ज़्यादा हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। एम्पलीट्यूड इसका थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट। तो अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो ये पहली शर्त पूरी हो गई, है ना, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या थी, ऑल्टरनेट हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो साइकिल है ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, फिर ये पॉजिटिव साइकिल है, फिर ये नेगेटिव साइकिल है। तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स हमको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन भी यहाँ फुलफ़िल हो रही है। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, कि वो कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होना चाहिए उसका। तो हम देख रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर नेगेटिव में बढ़ रहा है, फिर घट रहा है एंड सो ऑन। तो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली उसका चेंज हो रहा है, और ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो देखिए जब जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, और फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिव, और फिर वो पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो जब जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है और या नीचे से ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे उसकी साइन चेंज हो जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। देखिए जब तक ऊपर है तो पॉजिटिव, और जहाँ नीचे आया एक्स एक्सिस के तो नेगेटिव हो जा रहा है ना, तो उसका साइन बदल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। साइन बदल रहा है यानी दिशा बदल रही है। तो तीसरी कंडीशन भी यहाँ फुलफ़िल हो रही है, तो इसीलिए हम इसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोल रहे हैं। तो ये एक एसी हो गया। अब इसी को हम मॉडिफाई करके ऐसा भी बना सकते हैं, यानी इस वेव फॉर्म को हम इस वेव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग अलग डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, जो हम लगा के ना हम एसी के टाइप को चेंज कर सकते हैं। ऐसे साइनोसोडल एसी को हम ट्रायंगुलर बना सकते हैं, ट्रायंगुलर को सॉटूथ बना सकते हैं, सॉटूथ को स्क्वायर बना सकते हैं। अलग अलग डिवाइसेस को यूज़ करके हम ऐसा बना सकते हैं। लेकिन ये सब एसी के ही प्रकार हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें हमको सिर्फ एक ही फॉर्म पढ़ना है, ये साइनोसोडल वाला हमको पढ़ना है। अच्छा, ट्रायंगुलर भी देख लेते हैं। ट्रायंगुलर में भी देखिए पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स हैं, है ना। दूसरा ये है कि एम्पलीट्यूड यहाँ भी आप देखिए, एम्पलीट्यूड यहाँ भी कांस्टेंट है ना। और तीसरा ये है कि डायरेक्शन यहाँ भी चेंज हो रही है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। तो सारी कंडीशंस यहाँ भी फुलफ़िल हो रही हैं, तो ये भी एसी है। आप ये देखिए तीसरा वाला स्क्वायर, जो स्क्वायर एसी है, यहाँ पे आप देखिए तो एम्पलीट्यूड इसका क्या है, कांस्टेंट है ना। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। दूसरा पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स हैं। और तीसरा ये है कि डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो ये भी एसी है। फिर इसी तरह से चौथा वाला जो है, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स हैं। और दूसरा ये है कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट है, देखिए ना ही एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है ना ही घट रहा है ना, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। और तीसरा ये है कि यहाँ पे डायरेक्शंस पीरियोडिकली नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली समय के साथ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे इसकी दिशा भी बदल रही है, साइन बदल रहा है। तो ये सारे जो आपको ग्राफ्स दिख रहे हैं, ये सब के सब कंडीशंस फुलफ़िल कर रहे हैं, इसीलिए ये तीनों के तीनों एसी कहलाएंगे। लेकिन कब हम किसी करंट को एसी नहीं बोलते हैं, तो आइए कुछ वैसे एग्जांपल्स भी लेते हैं। जैसे सपोज स्टूडेंट्स, मैंने एक ऐसा वेव फॉर्म बनाया है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। क्या ये एसी है या नहीं है, क्या लगता है आपको? ठीक है, देखिए इधर वाई एक्सिस पे आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप करंट ले लीजिए या यहाँ पे आप ईएमएफ यानी वोल्टेज ले लीजिए, है ना। और यहाँ एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले सकते हैं, टाइम, ठीक है। यहाँ पे करंट ले लीजिए या ईएमएफ ले लीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ईएमएफ लेंगे तो इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलेंगे, और अगर करंट लेंगे तो इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है आपको? तो आइए इधर, तो अब ये बताइए कि इधर मान लीजिए अगर मैंने करंट ले लिया और इधर मान लीजिए मैंने टाइम ले लिया, तो क्या ये एसी कहलाएगा? ये वेव फॉर्म ये एसी नहीं कहलाएगा। क्यों?
क्योंकि देखिए ये एक कंडीशन तो फुलफ़िल कर रहा है। कौन सी कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। देखिए ये पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव में ही है ना, नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे तो आ ही नहीं रहा है। तो सिंस डायरेक्शन इज़ नॉट चेंजिंग, दिस इज़ नॉट एन AC। तो दिस इज़ नॉट एन AC। वाई? बिकॉज डायरेक्शन नॉट चेंजिंग, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम। सपोज़ मैं ऐसा बनाता हूँ, क्या ये AC है? यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइकिल्स भी हैं पॉजिटिव नेगेटिव के, लेकिन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो नॉट AC। वाई? बिकॉज एम्पलीट्यूड इज़ नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। फिर कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि सपोज़ क्या इसको हम AC बोल पाएंगे? नहीं, इसको भी AC नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी देखिए पूरा का पूरा पॉजिटिव में नेगेटिव में तो आ ही नहीं रहा, इसकी डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो ये AC नहीं कहलाएगा, यानी कि जो कंडीशन हमने यहाँ लगाई थी वही कंडीशन हम यहाँ भी लगा सकते हैं, तो ये भी AC नहीं है ना। यहाँ पे हम करंट ले सकते हैं, यहाँ पे टाइम ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नॉट एन AC। ठीक, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आप। सपोज डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऐसा एक ग्राफ बनाया, तो ठीक है, ऐसा एक ग्राफ बनाया है, तो क्या ये AC कहलाएगा? AC नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये पीरियोडिक नहीं है, ये फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे अपना पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। आप अगर ध्यान से देखें तो पहला वेव यहाँ है, अगला वेव ये है, क्रेस्ट और ट्रफ मिला के ना, तो एक वेव यहाँ से यहाँ तक है, फिर अगला वेव यहाँ से यहाँ तक है, फिर अगला वेव यहाँ से यहाँ तक है। तो क्या ये फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने आप को रिपीट कर रहा है? नहीं, है ना। हालांकि यहाँ आप देखिए तो यहाँ पे ये फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने आप को रिपीट कर रहा था, है ना। ये भी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने आप को रिपीट कर रहा था, मतलब ये एक टाइम पीरियड, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा टाइम पीरियड, एंड सो ऑन, फिक्स टाइम इंटरवल। यहाँ पे भी आप देखिए ये एक टाइम पीरियड है, ये दूसरा टाइम पीरियड हो गया, तो ये टोटल 2T हो गया। तो भाई यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड, फिर यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड, तो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, है ना। तो ये सभी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट कर रहे हैं, पीरियोडिक है। पर क्या ये अपने आप को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड इज़ नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, है ना। तो इसीलिए ये AC नहीं कहलाएगा, दिस इज़ नॉट एन AC। तो मतलब इस पेज पे जितने भी वेव फॉर्म्स बने, इनमें से कोई भी AC नहीं है, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक और ग्राफ आपको दिखाता हूँ, बड़ा प्यारा सा। ये एक ग्राफ देखिए आप डिस्टेंस, यहाँ पे ना अलग अलग करंट्स को कंपेयर किया गया है। तो देखिए ये वाला जो ग्राफ हमने बनाया था, कौन सा वाला? ये वाला ग्राफ। तो हमने बोला था कि दिस इज़ नॉट एन AC, ये AC नहीं है, है ना। तो वही चीज़ उसने यहाँ पे बताया। ये वाला आप देखिए जो इसने यहाँ लिखा है पल्सेटिंग, मतलब ये जो ब्लू वाला जो ग्राफ है उसको हम पल्सेटिंग बोलते हैं, पर दैट इज़ नॉट एन AC, है ना। तो ये पल्सेटिंग करंट कहलाता है। पल्सेटिंग क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल है, कम ज़्यादा हो रहा है ना, पल्स के रूप में, लेकिन वो AC नहीं है, ऑल्टरनेटिंग नहीं है। अच्छा, दूसरा आप देखिए ये रहा डायरेक्ट करंट। दिख रहा है आपको डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट का ग्राफ आपको कैसा दिख रहा है? डिस्टेंस एकदम स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है हमको, है ना। मैं दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट बिल्कुल कांस्टेंट होता है, ना उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, ना उसका मैग्नीट्यूड घटता है, ना उसकी डायरेक्शन बढ़ती है, ना, मतलब देखिए ये पूरा का पूरा पॉजिटिव में है ना। ये जो DC हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये ना ही, ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है क्या, या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। DC की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट करंट की। तो वो अपनी दिशा नहीं बदल रहा है, ना ही अपना मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो इसीलिए वो डायरेक्ट करंट कहला रहा है। फिर आप देखिए ये वाला वेरिएबल करंट, आप देखिए
ये देखिए ये कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, फिर कभी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई एंड सो ऑन। तो मतलब इसका कोई भरोसा नहीं, वेरिएबल है ये, क्योंकि ये कभी कम ज़्यादा हो रहा, डायरेक्शन भी बदल रही है इसकी, तो इसीलिए ये वेरिएबल कहलाएगा। अच्छा, इसको हमने ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों नहीं बोला वेरिएबल वाले को? क्योंकि ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे अपना पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे इस अगर वेरिएबल करंट को हम देखें तो क्या ऐसा कोई फिक्स पैटर्न है क्या? एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे वो अपना पैटर्न रिपीट कर रहा है क्या? नहीं। ऑल्टरनेट साइकिल्स हैं क्या पॉजिटिव नेगेटिव की? नहीं। तो मतलब कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है वहाँ पे, तो इसीलिए वो वेरिएबल कहलाएगा, ना कि ऑल्टरनेटिंग। ठीक है। और ये आप देखिए ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है, ग्रीन वाला जो ग्राफ है, दिस इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऑल्टरनेटिंग आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्यारा सा एकदम पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल है, फिर नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल है। तो ये नेगेटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल है ना। तो इस तरह से आपको ऑल्टरनेट साइकिल्स दिख रही हैं, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड दिख रहा है ना। जितना ये ऊपर गया है उतना ही नीचे आया है। मतलब अगर ऊपर ये प्लस ए है तो ये नीचे माइनस ए है, तो मतलब जितने से ऊपर में है उतने ही से नीचे में है। तो मतलब पॉजिटिव में उसका जितना मैक्सिमम वैल्यू है, नेगेटिव में भी उसका मैक्सिमम वैल्यू उतना ही है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आपको ये चारों करंट में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, पल्सेटिंग, डायरेक्ट, वेरिएबल एंड ऑल्टरनेटिंग। नो डाउट कि ऑल्टरनेटिंग का भी मैग्नीट्यूड समय के साथ बदलता है और वेरिएबल का भी मैग्नीट्यूड समय के साथ बदलता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग का मैग्नीट्यूड फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इसका जो ऑल्टरनेटिंग का जो डायरेक्शन भी है और जो मैग्नीट्यूड भी है वो भी पीरियोडिक होता है, वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करता है। तो ये ऑल्टरनेटिंग और वेरिएबल में ये फ़र्क है कि दिस इज़ पीरियोडिक बट दिस इज़ नॉट पीरियोडिक, है ना। तो इस बात को हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो कुछ और हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ तक अगर आपको कुछ चीज़ें कॉपी करनी है तो आप कॉपी कर लीजिए। पहले तो आप पॉज करके ये पेज कॉपी कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर उसके बाद आप ये कॉपी कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप ये कॉपी कर लेंगे, और फिर आप ये कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो अब हम बात करेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्रिएट कैसे होता है, कैसे हम जनरेट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। तो देखिए दो टाइप के करंट आपने बचपन से पढ़ा है। एक है डायरेक्ट करंट डीसी, तो एक तरफ मैं लिख रहा हूँ डीसी डायरेक्ट करंट, है ना, और दूसरी तरफ है हमारा एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक। तो अगर हम थोड़ा सा दोनों के बीच के डिफरेंसेस को कंपेयर करें तो देखिए डीसी का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो डीसी का ग्राफ कैसा बनेगा। डीसी का ग्राफ मैं इस तरह से बना रहा हूँ, इधर टाइम है, इधर करंट है, और ये करंट बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। ठीक है। तो ये डीसी है। ठीक है। और अगर हम एसी की बात करें, देखिए वैसे तो डीसी का एक्चुअल ग्राफ ऐसा होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो डीसी का एक्चुअल ग्राफ ऐसा होता है डियर स्टूडेंट्स। मतलब स्विच ऑन करते ही ग्रोथ होता है करंट का, और उसके बाद फिर वो इतने दूर तक ऐसा कांस्टेंट हो जाता है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ दिखाया स्ट्रेट लाइन से। ठीक है। और फिर उसके बाद उसका डिके होता है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये डिके है स्विच ऑफ करने के बाद। ठीक है। और ये स्विच ऑन करते समय तो करंट ग्रो होता है और डिके होता है, इतने दूर तक वो कांस्टेंट रहता है, और उसी कांस्टेंट करंट को मैंने ऊपर दिखाया है। ठीक है। तो यही है हमारा डीसी डायरेक्ट करंट, जो कि जिसके मैग्नीट्यूड को हमने फ़िलहाल क्या दिखाया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। ठीक है। लेकिन एसी में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे शो करते हैं, ये हमारा टाइम है, ये हमारा करंट है, उसको साइन वेव से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमको पता है साइन फंक्शन है या कॉस फंक्शन, ये दोनों पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, तो इनकी मदद से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ साइन फंक्शन बनाया है, हम कॉस फंक्शन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही पीरियोडिक है तो हम कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके अलावा जो है हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट करंट है ये हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है ये, तो ये हम सेल यूज़ कर सकते हैं। सेल आप बोल लीजिए, बैटरी बोलिए आप, है ना, किसी भी टाइप का आप सेल ले लीजिए, ड्राई सेल, वोल्टाइक सेल, है ना। तो सेल से जो हमको करंट मिलता है वो डायरेक्ट करंट होता है। जैसे रिमोट कंट्रोल के अंदर आपके टीवी का जो रिमोट है उसके अंदर हम सेल डालते हैं तो कौन सा करंट है, वो डीसी है, यानी आपका जो रिमोट है वो डीसी पे चलता है। ठीक है।
उसके बाद आप घड़ी देखिए, आप आपकी रिस्ट वॉच के अंदर भी एक ड्राई सेल ही है ना। उसका शेप जो है वो डिस्क जैसा होता है ना, पर वो है ड्राई सेल का ही एक रूप। तो यानी आपकी जो घड़ी है, जो रिस्ट वॉच है, वो भी डायरेक्ट करंट पे चलती है। वॉल क्लॉक, दीवार वाली घड़ी, वो भी डायरेक्ट करंट पे चलती है। और जहाँ कहीं भी आप सेल यूज़ करते हैं जिस भी डिवाइस में, वो सब डायरेक्ट करंट पे चलते हैं, ठीक है। तो सेल हो गया, बैटरी हो गया, ये सब सोर्स है। और एक और सोर्स है हमारा डीसी जनरेटर। आपने बचपन में पढ़ा है इसके वर्किंग के बारे में। तो डीसी जनरेटर भी क्या करता है, हमको डायरेक्ट करंट देता है, ठीक है। तो ये सब डिवाइसेस है जिनकी मदद से हम डीसी करंट हासिल कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन डीसी करंट। नाउ व्हाट अबाउट एसी करंट? एसी करंट हमें कैसे मिल सकता है? एसी करंट का जो सोर्स है वो है एसी जनरेटर, एकमात्र सोर्स एसी करंट का, और वो है एसी जनरेटर। इसकी भी वर्किंग वगैरह के बारे में आपने बचपन में पढ़ा हुआ है ना डियर स्टूडेंट्स। तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या फ़र्क है बेसिकली, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि जो एसी जनरेटर है इसमें होते हैं स्लिप रिंग्स, ठीक है। और जो डीसी जनरेटर होता है इसमें कौन सी रिंग होती है? इसमें होती है स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। बस यही फ़र्क है। तो दैट्स इट, ये है अपना सेकंड डिफरेंस। तीसरा ये है कि जो हमारा एसी है ये चीप है, और जो डीसी है वो नॉट सो चीप है ना। आप सोचिए कि बैटरी जो आप ख़रीदते हैं वो कितनी महंगी होती है, बैटरी आपको बार बार बदलना पड़ता है ना। पर एसी करंट कंपैरेटिवली सस्ता है, 500 रुपये में आपके महीने का भर का आपका चल जाता है, देखिए। तो एसी सस्ता है, डीसी महंगा है ना। और यस, तो डीसी महंगा है, इसीलिए तो फिर सोलर सेल्स वगैरह की ये सब का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि डीसी वाला जो सेल था वो थोड़ा महंगा पड़ रहा था। और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा एसी करंट है, एसी करंट थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी करंट, ठीक है। तो दिस इज़ मोर डेंजरस, बट दिस इज़ लेस डेंजरस। डीसी करंट आपका कम डेंजरस है ना, पर एसी करंट ज़्यादा डेंजरस है। तो ये एक चीज़ है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स, कि जब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो हम एसी को आराम से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं एक रेक्टिफायर की मदद से। तो ये एडवांटेज है एसी का डीसी के ऊपर। डीसी को एसी में बदलना मुश्किल है, पर एसी को डीसी में बदलना आसान है। अच्छा, अगर आप डीसी को एसी में बदलना चाहें तो फिर हम यूज़ करते हैं इन्वर्टर। देखिए, बहुत सारे लोगों के घरों में इन्वर्टर लगा होता है। तो इन्वर्टर क्या करता है कि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको स्टोर कर लेता है वो अपने अंदर, ठीक है। और वो बैटरी लगी होती है उसमें, वो बैटरी के अंदर वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और वो डीसी करंट को फिर एसी में कन्वर्ट करता है। जब लाइट चली जाती है तो उसके अंदर, बैटरी के अंदर डीसी करंट के रूप में वो स्टोर होता है, और फिर वो बैटरी जो है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो वहाँ पे एक इन्वर्टर लगा होता है, एक डिवाइस। तो ये जो रेक्टिफायर है इसके बारे में सेमीकंडक्टर चैप्टर में आपको पढ़ना भी है, हो सकता है आपने पढ़ भी लिया हो, अब तक नहीं भी पढ़ा तो आप पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड सो ऑन। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो एसी है, एसी का वोल्टेज हम बहुत आसानी से बढ़ा और घटा सकते हैं यूजिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो एसी की अगर हम बात करें तो इट कैन बी easily stepped up और डाउन यूजिंग ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम आसानी से इस एसी के वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं, पर डीसी के वोल्टेज को बढ़ा या घटा पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और एसी के और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, क्योंकि इसका वोल्टेज बढ़ा और घटा पाना इजी है, तो इसीलिए इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस।
विदाउट मच पावर लॉस। राइटिंग आपको पसंद नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं, मैं जो लिख रहा हूँ वो बोल भी रहा हूँ, तो आप सुन सुन के लिख सकते हैं कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, है ना, विदाउट मच पावर लॉस, मतलब कि कुछ ज़्यादा पावर लॉस नहीं होगा और दूर दूर तक हम AC करंट को ट्रांसमिट। आप देखिए सड़क के किनारे आप देख रहे होंगे बहुत सारे वायर्स लगे हैं, तो इन वायर्स के थ्रू हम ऑल्टरनेटिंग करंट को बहुत दूर दूर तक भी भेज सकते हैं बिना ज़्यादा पावर लॉस के, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ट्रांसफार्मर के अंदर में कि ट्रांसफार्मर में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट घट जाता है ना, मतलब EMF के टर्म्स में आपने पढ़ा है कि EMF के टर्म्स में आपने पढ़ा है कि जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट वहाँ क्या हो जाता है, घट जाता है। तो वही हम करते हैं। और हमको पता है कि जो पावर लॉस होता है, पावर जो होता है वो क्या होता है, I²R होता है ना। तो देखिए कि हम क्या कर रहे हैं कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट घट जाता है, तो करंट घट जाएगा तो पावर लॉस कम होगा हीट के रूप में, है ना। मतलब जो हम केबल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये टावर है और यहाँ से हम बिजली को आगे भेज रहे हैं दूसरे टावर्स में, है ना, तो यहाँ पे जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो करंट कम हो जाता है। करंट कम होता है तो फिर करंट कम तो पावर लॉस कम, है ना। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो वोल्टेज बढ़ा के भेजते हैं, पावर स्टेशन में वोल्टेज बढ़ा देते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर में वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है और करंट कम होता है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे मतलब हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा के करंट को आगे भेजता है, ठीक है। और फिर हमारे गली मोहल्लों में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, तो हमारे तो जैसे मान लीजिए सपोज़ ये ना 1000 वोल्ट वोल्टेज पे आ रहा है ये, है ना। और जब हमारे गली मोहल्लों में ये पहुंचता है तो हमारे गली मोहल्लों में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, एक ऐसा रफ डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो गली मोहल्लों में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है। तो मतलब कि अब यहाँ आ रहा है कितना, 1000 वोल्ट आ रहा है, तो वो 1000 वोल्ट को कन्वर्ट करके हमारे घरों में कितने वोल्ट पे भेजता है, 220 वोल्ट। इंडिया में हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। तो आपके सॉकेट वगैरह में जो आपके सॉकेट्स हैं, तो वो सॉकेट में जो वोल्टेज आ रहा होता है, ये वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह की बात है। तो ये वोल्टेज को कम कर देता है, स्टेप डाउन करके आपके घर में भेजता है 220 वोल्ट पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको थोड़ा बहुत समझ में आई होगी, है ना। तो वोल्टेज कम हुआ तो करंट बढ़ गया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज ये कम किया गया तो यहाँ पे करंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आएगा कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच पावर लॉस। क्यों, क्योंकि वोल्टेज बढ़ा के करंट कम कर लेते हैं और करंट कम करेंगे तो पावर लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बात है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं डिस्टेंस कि जो AC जनरेटर है उसमें से जो हमें करंट मिलता है, AC करंट, तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये देखिए ये एक AC जनरेटर आपको यहाँ नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको रिंग्स दिख रही हैं। ये कौन सी रिंग है, स्लिप रिंग्स, है ना। ये देखिए स्लिप रिंग्स यहाँ लगी हैं, यहाँ पे ब्रश के साथ अटैच्ड है ना। तो स्प्लिट रिंग में क्या होता है, कटा होता है, वो कटा हुआ होता है ना। स्प्लिट रिंग कैसा होता है, स्प्लिट रिंग ऐसा होता है और स्लिप रिंग कंप्लीट रिंग होता है। तो ये स्लिप रिंग है और ये वाला कौन सा रिंग है, ये स्प्लिट। तो स्प्लिट यहाँ तो नहीं, यहाँ तो स्लिप रिंग यूज़ होता है, ठीक है। तो ये एक AC जनरेटर है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉइल है, जो रेक्टेंगुलर कॉइल आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ जो आपको ये रेक्टेंगुलर कॉइल नज़र आ रही है, इस कॉइल को हम गोल घुमाते हैं। अब किसकी मदद से गोल घुमाते हैं भाई, तो आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी को डैम से, बाय द वे डैम हम क्यों बनाते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए नदी ऐसा बह रही है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ये नदी इस तरह से बह रही है। तो हम जब डैम बनाते हैं तो डैम हम क्यों बनाते हैं कि जब हम डैम बनाते हैं
तो फिर हम पानी के बहाव को रोक देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी का लेवल राइज़ करता है। तो पानी का लेवल राइज़ करेगा और अब मान लो पानी जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब वाटर के हाइट को हमने बढ़ा दिया है और इधर से पानी गायब हो गया। मतलब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ तो हमने पानी को रोक दिया है और अब हम पानी को नीचे भेज रहे हैं यहाँ से। तो पानी यहाँ से ऐसा फ्लो होके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पानी का लेवल बहुत कम है और वहाँ पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हमने बेसिकली एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है यहाँ पे वाटर के लेवल का। अब हम ऊपर से पानी नीचे गिराते हैं, तो जब हम पानी ऊपर से नीचे गिराते हैं तो ये पानी ऊपर से, ये डैम के गेट्स यहाँ पे खुले हैं और ऊपर से पानी नीचे गिरता है। तो जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो नीचे टरबाइन्स लगे होते हैं, टरबाइन का ब्लेड घूमता है और जब टरबाइन का ब्लेड घूमेगा जैसे, तो जब टरबाइन का ब्लेड घूमेगा तो फिर वो ब्लेड अटैच रहता है अपने इस कॉइल से अटैच रहता है, तो हमारा कॉइल घूमता है। तो जब हमारा कॉइल घूमेगा तो हमारा कॉइल जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा उसको हम ओमेगा बोलते हैं। अब हमको पता है कि एक बार हमारा ये जो कॉइल अगर घूमने लग गया, तो अगर घूमने लग जाएगा तो फिर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो फिर वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एंड सो ऑन, है ना। तो कॉइल मान लीजिए ओमेगा की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। मान लीजिए ये जो ओमेगा है ये सपोज़ कांस्टेंट है ना। तो उस केस में यहाँ पर हम पहले तो फ्लक्स लिखते हैं, तो हम फ्लक्स क्या लिख पाएंगे? हमें पता है कि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, है ना, यानी इसको हम बोल सकते हैं बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। और इसी को हम बोल सकते हैं बी ए कॉस थीटा के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? ओमेगा टी। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप चाहें तो पेजेस पलटा के फ्लक्स वाले में देखिए, है ना। तो ये फ्लक्स है हमारा, रोटेटिंग कॉइल की वजह से थीटा की जगह पर ओमेगा टी रखते हैं हम, और ये फ्लक्स है, फ्लक्स पासिंग थ्रू अ रोटेटिंग कॉइल। अभी थीटा को चेंज करने की वजह से, थीटा को चेंज करने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। और इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो ईएमएफ हम क्या लिखते हैं? उस ईएमएफ को हम इस तरह से लिखते हैं, हमें पता है कि ईएमएफ क्या होता है फैराडे के लॉ के हिसाब से माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो हम यहाँ लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई यानी बी ए कॉस ओमेगा टी, इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो B है वो कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, ठीक है। एरिया का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि आप देखिए ना कि यहाँ जो दोनों बार मैग्नेट्स हैं और यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। और ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल हमें नज़र आ रही है, इस कॉइल का जो एरिया का मैग्नीट्यूड है, इस कॉइल का जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एरिया तो फिक्स है ना, मैग्नीट्यूड फिक्स है ना उसका, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है। यानी बी और ए के बीच का एंगल, ये जो थीटा ये क्या है? ये बी और ए के बीच का एंगल है ना, तो सिर्फ वो एंगल चेंज हो रहा है ना। कॉइल अलग अलग पोजीशन पे है, तो जैसे कि अगर ये मैग्नेट लेता हूँ मैं और ये हमारी कॉइल है मान लीजिए, तो अगर कॉइल इस पोजीशन पे है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरिया वेक्टर जो है वो ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा है, मतलब ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ऐसा है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा यहाँ पे क्या है? 90 है। फिर जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट होगा वैसे वैसे ए और बी के बीच का एंगल, देखिए अभी फ़िलहाल थीटा ये है ना 90 है, तो धीरे धीरे वो थीटा चेंज होता जाएगा, फिर थीटा किसी टाइम पर थीटा 0 भी हो जाएगा, है ना, तो एंड सो ऑन। तो थीटा चेंज हो रहा है, तो थीटा के चेंज होने की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्लक्स है वो थीटा के चेंज होने की वजह से ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो B और A यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं, इनके मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। तो एनीवेज जब मैं इसको आगे लिखूँगा तो ये E इज़ इक्वल टू, मैं मतलब यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ कि E इज़ इक्वल टू, और ये देखिए B और A बाहर आ जाएंगे क्योंकि वो दोनों क्या है? वो दोनों कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पे B और A बाहर आ गया, ये माइनस बाहर लिखता हूँ मैं, और ये हो जाएगा D बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ।
और अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो मैं लिख रहा हूँ, तो ये कॉस का माइनस साइन बाहर आएगा। ये चलिए मैं उसको अगले पेज पे लिखता हूँ, तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। तो E इज़ इक्वल टू जो है हमारा माइनस BA और ये d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसीशन कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसीशन माइनस साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा जो अंदर कांस्टेंट है वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इनटू ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये ऐसा EMF हो जाएगा। ठीक है, तो ये EMF का फॉर्मूला आ गया। अब फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, फॉर n टर्न्स ऑफ कॉइल, अगर मान लीजिए जो भी कॉइल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी ये जो कॉइल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इस कॉइल में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल कहाँ है हमारी, ये रहा कॉइल, तो ये जो कॉइल हमें दिख रहा है, अगर इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो फिर वो EMF n टाइम्स हो जाएगा, यानी यहाँ जो हमें EMF दिख रहा है यहाँ पे हम एक n मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस केस में जो हमारा EMF है वो बन जाएगा n टाइम्स BA ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये n टर्न्स के लिए आ गया NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको ऐसा लिखो, या इसको लिखने का एक मेथड और है, हम इसको ऐसा भी लिखते हैं E इज़ इक्वल टू, देखिए ये सारी की सारी चीज़ कांस्टेंट है, तो उसके जगह पर हम लिखते हैं E इज़ इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से भी लिखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम फ्लक्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स कॉस का फंक्शन है। ये देखिए आप, फ्लक्स किसका फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है। और जो EMF है, EMF किसका फंक्शन है, आप ये वाला देख लीजिए या ये वाला देख लीजिए, EMF किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। यानी फ्लक्स और EMF में कितने का फेज डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स एंड EMF इज़ पाई बाई टू यानी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। देखिए साइन और कॉस, मैं आपको बता चुका हूँ कि साइन और कॉस में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है ना, तो इन दोनों के बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह की बात है। तो उम्मीद है कि ये बहुत सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो ये बेसिकली ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो इसी तरह से जो है थर्मल पावर प्लांट होता है, जहाँ पे हम कोयला जलाते हैं और वहाँ से पानी को बॉईल करते हैं और स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और वो स्टीम को प्रेशराइज़ करके एक नोज़ल के थ्रू हम कॉइल के ऊपर भेजते हैं, उसको टरबाइन के ऊपर, टरबाइन को घुमाता है वो कॉम्प्रेस्ड स्टीम, है ना, तो वो होता है थर्मल पावर प्लांट। फिर अब तो सोलर पावर प्लांट्स भी आ गए हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हमारे पास, जहाँ पे कि हम यूरेनियम और जो बाकी हमारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, और उनके थ्रू हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम में कन्वर्ट करके फिर हम उसको प्रेशराइज्ड फॉर्म में हमारे टरबाइन के ऊपर भेजते हैं और उसको कॉइल को गोल गोल घुमाते हैं। तो मेन मकसद है कि कॉइल को किसी भी तरह से गोल घुमाना पड़ेगा। कॉइल को अगर हमने गोल घुमा दिया तो फिर हमारी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कॉपी करना है तो आप ये कॉपी कर लीजिए, ये एक पेज है, फिर आप इसको कॉपी कर लीजिए, ये पेज है, पॉज करके आप ये कॉपी कर सकते हैं। अगर ये आपको इसमें से कुछ अच्छा लग रहा है तो आप पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं, फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं, फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं, फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप कॉपी करें डिस्टेंस, फिर इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है इसके बारे में कुछ और हम चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है।